आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, यहाँ पर दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले, सिल्वर के धातु कर्ण में सिल्वर धातु के निक्षालन के लिए वायु की उपस्थिति में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? इसमें होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो स्टूडेंट, जो सिल्वर है, प्रकृति में जो सिल्वर है अपने सल्फाइड और जैसे कि अर्जेंटाइट इसके रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। ये माना कि हमारे पास क्या है, सिल्वर का ओर है, सॉरी ऐसा समझिए कि ये क्या है, अर्जेंटाइट है काले रंग का, और इसके साथ क्या होगा, कुछ धूल मिट्टी के कण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हमको धूल मिट्टी के कण निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो विलयन है, सॉरी ये जो मिश्रण है धूल मिट्टी के साथ में AgS अर्जेंटाइट का जो मिश्रण है, इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, साइनाइड के विलयन में घोलते हैं। तो साइनाइड का विलयन किसमें, NaCN ना, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, साइनाइड के विलयन में इस प्रकार से घोलते हैं। तो ये पाया जाता है कि जो सिल्वर है वो क्या करता है, संकुल बना लेता है। सिल्वर क्या करता है, संकुल बना लेता है कुछ इस प्रकार से 2NaAgCN ट्वाइस। इस संकुल का नाम है स्टूडेंट सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। अब यहाँ पर ये संकुल किस तरह से बना रहा है, देखिए सिल्वर डी ब्लॉक का धातु है और डी ब्लॉक के धातु में रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, और साइनाइड क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा लिगेंड की तरह कार्य करता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, संकुल बना लेते हैं। संकुल का नाम है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। अब यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से हम ये जो मिश्रण था धूल मिट्टी के साथ में अर्जेंटाइट का, इसको जब साइनाइड विलयन में घोलते हैं तो सिल्वर का जो है वो ऐसे संकुल बनाकर घुल जाता है। ये कैसा होता है, घुलनशील होता है। ये कैसा होता है, घुलनशील होता है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा, जो पीछे धूल मिट्टी है वो पीछे रह जाती है। अब ये जो विलयन है हमारे पास सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड का, इस विलयन की अभिक्रिया करवाते हैं हम जिंक के साथ कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट, जब जिंक सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड के साथ विलयन के साथ जब मिलता है तो क्या करता है, जो जिंक है सिल्वर को अवक्षेपित कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उस विलयन में अब हम जैसे ही जिंक चूर्ण मिलाते हैं तो क्या होता है, सिल्वर तो जो है वो अवक्षेप के रूप में मिल जाएगा, और क्या होगा, जो जिंक है वो विलयन में घुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिंक ने सिल्वर को उसके संकुल के विलयन से क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, और इस प्रकार से हमको क्या होता है, शुद्ध सिल्वर प्राप्त होता है। स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको ये जो विधि है, इस विधि को बोला जाता है निक्षालन, ये समझ में आई होगी। अब चलिए अब प्रश्न के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा गया है, आयरन ऑक्साइड से आयरन प्राप्त करने के लिए वात्या भट्टी में कम ताप परास मतलब 1073 से कम तापमान पर कार्बन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड में से अच्छा अपचायक कौन होता है, अच्छा अपचायक होता है और क्यों? देखिए, तो हमको ये बताना है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कम ताप पर अच्छा अपचायक कौन होगा। स्टूडेंट, जो अपचायक का जो चयन होता है उसका चयन करा जाता है एलिंघम आरेख के द्वारा। तो यहाँ पर मैं एक एलिंघम आरेख बना रहा हूँ कार्बन से जुड़ा हुआ, उसको देखिए जरा। एलिंघम आरेख स्टूडेंट्स बनाया जाता है गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी तथा तापमान के बीच में। और हम सभी जानते हैं जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान जितना छोटा या फिर जितना अधिक ऋणात्मक होता है वो अभिक्रिया उतनी सुगमता से होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमको पूछा गया प्रश्न में निम्न ताप परास, मतलब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के बारे में बात करी गई है। तो यदि हम इस पोर्शन में देखें तो आप देखिए यहाँ पर कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन में देखिए तो सबसे किस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान सबसे छोटा है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन ग्रहण कर जो CO2 बना रहा है उस अभिक्रिया के लिए जो है डेल्टा जी का मान सबसे छोटा है। मतलब ये अभिक्रिया होने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे अधिक होगी। इसी कारण क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह एक अच्छा अपचायक होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान है सबसे कम होता है निम्न ताप परास पर। जबकि उच्च ताप परास पर फिर क्या हो जाता है, उच्च ताप परास पर क्या होता है, ये जो कार्बन है, कार्बन फिर एक अच्छा अपचायक होता है, क्योंकि कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करके
CO बना रहा है, इस अभिक्रिया के लिए जो डेल्टा G का मान है वो कैसा निकल कर आ रहा है, वो छोटा निकल कर आ रहा है। तो इस प्रश्न के उत्तर को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूंकि निम्न ताप परास पर कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कार्बन की तुलना में अधिक होती। कहाँ से पता चला? एलिंघम आरेख से पता चला। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन से अच्छा अपचायक होता है। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।